आईपीओ मार्केट में इस बार बाहर आई हुई है। एक और आईपीओ आपके सामने आने वाले दिनों में आने वाला है, वो है रेलटेल आईपीओ। जैसे आईआरएफसी आईपीओ था जो सिर्फ रेलवे को सर्व करती थी फाइनेंशियली, रेलटेल आईपीओ एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ रेलवे को सर्व करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा रेलवे का रेलटेल आईपीओ के थ्रू ही सर्व करा जाता है। अभी रेलटेल आईपीओ आने वाले टाइम में क्या आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे पाएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में इसको अच्छा खासा प्रीमियम दिया जा रहा है। ग्रे मार्केट एक ऐसी जगह होती है, अनऑथराइज जगह होती है, जहां आईपीओ लॉन्च होने से पहले देखा जाता है कि कितना प्रीमियम पे वो आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो रेलटेल आईपीओ को 40% का प्रीमियम दे रखा है इस बार ग्रे मार्केट में। रेलटेल आईपीओ की बात करें तो 93 से 94 इसका प्राइस बैंड होने वाला है। 156 शेयर इसमें आपको मिलेंगे और मैक्सिमम जैसे आप मिनिमम जैसे आपको पता ही है 15,000 रुपये आप एक आईपीओ में लगा सकते हैं और मैक्सिमम 1,96,000 आप एक आईपीओ में लगा सकते हैं। मिनिमम आपको एक लॉट मिलेगा और मैक्सिमम 1,96,000 के हिसाब से आप लॉट ले सकते हैं। लेकिन हमें अभी इसकी बात करनी पड़ेगी फंडामेंटल्स की। क्या इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे पाएगा? जैसे कि आईआरएफसी आईपीओ की बात करूँ तो लिस्टिंग गेन तो नहीं दे पाया, लेकिन उसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मोनोपोली है उसकी इस बिजनेस में। आईआरएफ और जो रेलवे को मोनोपोली बिजनेस में वो सर्व करने वाली है, तो उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने खुद भी उस शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ आई है, उसने 1.05 का पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करा है। आप कहोगे ये इतना बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन अगर हम एमआरएफ टायर की कंपनी के हिसाब से बात करें जिसने सिर्फ 3 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा और जिसकी शेयर प्राइस आज के टाइम पे 84,000 से 90,000 के बीच वेरी करती है पर शेयर की प्राइस, उसके हिसाब से तो आईआरएफसी ने बहुत बढ़िया रिटर्न, बहुत बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर करा है। चलिए आइए रेलटेल आईपीओ के फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालते हो, देखते हैं कंपनी कहाँ से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है और कैसे ही लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब इनकी बात करते हैं रिवेन्यू सोर्स के बारे में। तो इनका बेसिकली 4 जगह से रिवेन्यू आता है। पहली आती है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस, जो ये टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस देती है, वाईफाई की सर्विस देती है वेरियस रेलवे स्टेशन पे। उसका ये 51.5% वहाँ से रिवेन्यू आता है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। वहाँ आता है इनका 11.99। मैनेजमेंट डेटा सेंटर और होस्टिंग सर्विस, जितनी भी डेटा सेंटर और होस्टिंग सर्विस है, बिकॉज ये इंडिया में ही सारा डेटा मैनेज करते हैं, तो वहाँ से इनका रिवेन्यू आता है 2.52%। और प्रोजेक्ट मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी सर्व करते हैं, ना कि सिर्फ रेलवे को सर्व करते हैं गवर्नमेंट के, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। वहाँ से भी इनका 33.99% रिवेन्यू आने लगा है। तो अगर मैं इनके वायरलाइन और वायरलेस की बात करूँ तो ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वायरलाइन में फिक्स लाइन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो घरों में भी यूज़ होती है। वो वायरलेस की बात करूँ तो कॉलिंग, एसएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रिपल प्ले और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वहाँ वाईफाई की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काफ़ी काम करना पड़ेगा, जिससे इनको ये स्टॉक मल्टीबैगर फ्यूचर में बन सकता है अगर इसमें क्वालिटी में काम करा जाए। तो इसमें मोनोपोली बिजनेस तो है, बिकॉज ये रेलवे को सर्व कर रही है और कई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रही है, बट इनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी अगर इनको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देने हैं और एक अच्छे खासे मोनोपोली बिजनेस को अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाना है। तो इनके एंटरप्राइज सर्विसेज की बात करूँ तो उसमें फाइबर लीजिंग, टावर कोलोकेशन, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीसैट, एनएलडी, आईएलडी, डीएलसी, ये आपने नाम नहीं सुने होंगे बिकॉज ये आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन इस टाइप की सर्विस बाकी प्राइवेट सेक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑन होने की वजह से जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है इसको डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे बैंक्स की बात करूँ तो किसी भी बैंकिंग अरेंजमेंट में या फिर किसी भी अगर कहीं भी फाइनेंस करना है, कोई भी लोन देना है या गवर्नमेंट कुछ भी फंड अरेंज करती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है एसबीआई को एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक को स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ पे कोशिश करनी पड़ती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के लिए, लेकिन एसबीआई को ईजिली मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे जितनी भी ये सर्विसेज हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने वाली है तो इनको डायरेक्टली मिल जाती है, इनको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर है इस टर्म्स में देखें तो। अगर आपको पता होगा जितनी भी नेटवर्क सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विस है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से द्वारा दी जाती है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि
रेलटेल का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क कैसे फैला हुआ है पूरे भारत में। तो इन्हें अच्छी खासी पकड़ बना रखी है पूरे भारत में, नेटवर्क को रिलेटेड लेके, रेल को लेके रिलेटेड, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उसको। तो इसको देख के तो ये लगता है कि ये फ्यूचर में अगर ये सही से काम करे, जो घोटाले होते वो ना हुए, तो ये अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकता है और ये प्रीमियम भी दे सकता है आपको लिस्टिंग के टाइम। तो गाइस ये था रेलटेल का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको और क्या क्या जानना है रेलटेल के बारे में, आपको वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ इस पर। लेकिन मैं यही कहूँगा, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, मोनोपोली है बिजनेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट को सर्व कर रही है, सिर्फ रेलवे को सर्व नहीं कर रही, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को सर्व कर रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि अगर आपको इस कंपनी को आगे ग्रो करना है तो इनको प्राइवेट सेक्टर में भी उतारना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट वर्क भी करने के लिए इनको फोर्स करना पड़ेगा, इनको अलाउ करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जियो, भारती एयरटेल, इनके साथ अगर compete करना है गवर्नमेंट को तो इनको प्राइवेट सेक्टर में उतारना पड़ेगा, तभी जाके ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है। अदरवाइज तो ये एवरेज स्टॉक बन के ही रह जाएगा, लिस्टिंग गेन देगा, देन वो अपने एवरेज प्राइस पे पूरी ज़िंदगी ट्रेड करता रहेगा। गवर्नमेंट के पास कई चैलेंज होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को भी बंद नहीं कर सकती, रिलायंस जैसी कंपनी को कतई नहीं बंद कर सकती जिसने हर सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की ग्रोथ में। और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी को भी नहीं बंद कर सकती, बिकॉज अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मोनोपोली रिलायंस तो पूरे इंडिया को लूट लेगा, मतलब लूटना इन द सेंस कि वो अपने रेट इतने हाई कर देगा कि पुअर मैन को भी अफोर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज नेट तो आजकल की ज़रूरत बन चुकी है। लोग नेट के थ्रू ही अपना काम काज कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस में तो वर्क फ्रॉम होम, अगर नेट नहीं होता तो सोचिए क्या होता। तो ये स्टॉक के बारे में था मेरा रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।